गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर को वन शॉट में करने की कोशिश करेंगे। इसे दो पार्ट में हम कर लेंगे। एक पार्ट आज कराएंगे, एक पार्ट हम कल कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले चैप्टर जो है वो क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। कोई भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये होगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ any substance, any substance, fundamental property of any substance due to which substance exert electrostatic or magnetic force. It exert electrostatic force or magnetic force is called electric charge. Now types of charges. Types of charges. तो चार्जेस हमारे दो टाइप के होंगे। पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होगा? पॉजिटिव चार्ज अगर हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा? प्लस ई। प्लस ई यानी कि ये क्या होगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन दे दें, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? हमारा नेगेटिव चार्ज। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से दो चार्जेस हमारे और बनते हैं, उन्हें आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। तो पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो अट्रैक्शन फोर्स कहां लगेगा? अगर दो चार्ज हमारे अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, और इन चार्जेस के जो कॉम्बिनेशन से बनेगा, अभी मैंने बोला था, तो वो कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारा अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से या तो हमारा दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव, इनसे क्या बनेगा? हमारा लाइक चार्जेस। इन्हें बोलेंगे लाइक चार्जेस। और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। ये रिपल करेंगे एक दूसरे को और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो हमारे अनलाइक चार्जेस हैं, दोज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी
दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या बनेगा कि वही सिंपल सी थ्योरी, बहुत पहले से आप पढ़ते होंगे, नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि चार्ज को ना ही तो हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही उसे पैदा कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र जरूर कर सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? मान लिया कि ये दो बॉडी है, न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल बॉडी से हमने क्या किया, अगर दोनों का हम चार्ज मान लें कितना है, इसका Q1, इसका Q2, इसका भी 0 और इसका भी 0, द टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मान लो हमने निकाल लिए इससे 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके A से हमने B पे पहुंचा दिए, तो क्या होगा, इस पे 3e पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचेंगे तो इस पे -3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि दोनों का चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज हुआ, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अब भी अगर दोनों का चार्ज हम कैलकुलेट करें, इसका चार्ज हुआ मान लो Q1 डैश, इसका चार्ज हो गया Q2 डैश, तो ये कितना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, एंड Q इज इक्वल टू Q1 डैश कितना, प्लस 3e, प्लस दूसरा चार्ज कितना, -3e, Q इज इक्वल टू 3e माइनस 3e, दैट मीन्स 0। यानी कि चार्ज को ना ही तो हमने यहाँ क्रिएट कर पाए और ना ही यहाँ डिस्ट्रॉय कर पाए। इनिशियल चार्ज कितना था दोनों ऑब्जेक्ट्स का, 0, फाइनल चार्ज भी कितना है दोनों का, 0। तो इसे ही हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या होगा हमारा, जो चार्जेस हैं, यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, और इनके जो चार्जेस हैं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 प्लस Q4 Q5 डॉट 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 Qn, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा कैपिटल Q, दैट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके चार्जेस का एल्जेब्रिक सम के इक्वल। दैट मीन्स Q1 Q2 माइनस का है तो माइनस का लिया जाएगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो उसे एज ए नेगेटिव लिखेंगे। माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड डॉट 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 Qn। द टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द चार्जेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये आ जाएगा हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। और इस पे जो चार्ज है, चार्ज पे क्या होगा हमारा, चार्ज पे वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चार्ज पे वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास पे पड़ सकता है लेकिन जो चार्ज है, चार्ज पे वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी does not affect charge, and the most important property, quantization। क्वांटाइजेशन क्या होगा, क्वांटाइजेशन बताता है कि कोई भी अगर बॉडी है उस पे जो चार्ज होगा वो एक मिनिमम डिफाइन चार्ज का इंटीजर की फॉर्म में रहेगा। मिनिमम डिफाइन इंटीग्रल जो भी हमारा चार्ज है उसके इंटीजर की फॉर्म में रहेगा। यानी कि Q इज इक्वल टू
प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक डेफिनेट मिनिमम चार्ज के इंटीजर की फॉर्म में होगा, और वो मिनिमम चार्ज क्या है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक फंडामेंटल चार्ज की फॉर्म में रहेगा। चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ a fundamental चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, वो E, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई, एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, बहुत कम चांसेस हैं लेकिन आ सकता है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे तीन मेथड बनेंगे। तीन मेथड हैं चार्जिंग के। पहला बाई कंडक्शन। कंडक्शन में कुछ नहीं करना, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक चार्ज है एक डिस्चार्ज है, दोनों को आपस में जोड़ दिया, दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो बॉडी हैं, ये हमारी चार्ज है और ये डिस्चार्ज है। इसे हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये भी हमारी क्या हो जाएगी, इस पे भी सिमिलर नेचर का ही चार्ज इस पे आ जाएगा। दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया किसी वायर या किसी कंडक्टर के थ्रू, तो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, चार्ज। इसी को हम बोलेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा है हमारा बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन, अगर दो हमारे ऑब्जेक्ट चार्ज हैं या न्यूट्रल हैं, कुछ भी ले लो, ये दो ऑब्जेक्ट ले लिए, दो बॉडी ले ली हमने, दोनों ही न्यूट्रल हैं, इसका भी चार्ज कितना है, Q1 इज इक्वल टू 0, इसका भी चार्ज है Q2 इज इक्वल टू 0। दोनों को आपस में रगड़ा, और रगड़ने के बाद ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो जिस बॉडी से निकलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जिस बॉडी पे पहुंचेंगे वो हमारी नेगेटिवली चार्ज होगी बाय द फ्रिक्शन। तो इसे बोलते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, बिना टच कराए, बिना फ्रिक्शन के एक बॉडी से कोई दूसरी बॉडी को हमें चार्ज करना है। इसके लिए हम 4 स्टेप में इस चीज को समझते हैं कि हमने मान लिया कि हमारे पास दो स्फीयर ए और बी, दो स्फीयर हैं ए और बी, इन्हें हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, और इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद ये पहली कंडीशन के दो स्फीयर लेकर के आए, दोनों ही हमारे डिस्चार्ज हैं, न्यूट्रल हैं, और इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, दोनों को मिला के रख दिया। दोनों को मिला के रखने के बाद अब इन दोनों के पास में, ए और बी के पास में हम क्या लेकर के आए, एक चार्ज रोड लेकर के आए, या दूसरा कोई चार्ज कंडक्टर लेकर के आए। चार्ज कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। हमने एक रोड ले ली, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है ये यूनिफॉर्मली, तो ये क्या करेगी, इस ए से जो चार्ज होगा, इसकी जो नियर सरफेस है, नियर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जो दूसरा कंडक्टर है उसकी फार सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा केस बना। तीसरे केस में क्या करेंगे कि दोनों कंडक्टर्स को हम हल्का सा एक दूसरे से दूर हटा देंगे, ए एंड बी, लेकिन रोड को हम यही रखेंगे अभी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हुआ था, ये सरफेस इसका पॉजिटिवली चार्ज हुआ था। उसके बाद ये तीसरा केस बना हमारा। चौथे केस में क्या करेंगे, दोनों के बीच में काफी गैप ले आएंगे और इस रोड को हटा लेंगे। तो जो चार्ज ए स्फीयर पर था और जो बी स्फीयर पर था, वो चार्ज क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और यानी कि पूरी तरीके से इस पूरे गोले की, यानी कि पूरे स्फीयर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और
बिना टच कराए हमने दोनों स्फीयर को चार्ज कर लिया, एक पॉजिटिवली चार्ज किया और एक नेगेटिवली चार्ज किया। तो ये है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से ये दोनों स्फीयर हमारे चार्ज हो जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आ भी सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होगा कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 दूसरे का Q2, और दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स दो लॉ इसमें निकल करके आए, द फोर्स वेदर इट इज अट्रैक्शन और वेदर इट इज रिपल्सन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, and the electrostatic force between the two charges is inversely proportional to the square of distance between the charges। दोनों को हम मिला देंगे, F directly proportional to Q1 Q2 upon R square, and F is equal to बनेगा हमारा K, एक कांस्टेंट लिया, Q1 Q2 upon R square, और K की जो वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू बनेगा हमारा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी K की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगी हमारी परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट बनेगा। और यहाँ के बाद अब हम चलते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जो हमारा एयर में या वैक्यूम में फोर्स आया था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर किसी मीडियम में हम निकाल लेंगे और जो मीडियम की परमेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहाँ निकालने लगे तो FA अपॉन FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल, और एप्सिलॉन पहुंचेगा हमारा ऊपर, FA अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम बोलते हैं द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी। और इसी रिलेटिव परमिबिलिटी को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल K से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब
कुछ पार्ट हमारा कूलम्ब्स लॉ का बचा हुआ था। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो F इज इक्वल टू कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे और यूनिट वेक्टर जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर R अपॉन मोड R, और मोड R जो होगा वो किसके बराबर होगा, R के। तो यहाँ से F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R और मोड R की पावर 3। फिर उसके अलावा अगर मान लो ये वेक्टर जो है हमारा दो वेक्टर यानी कि OR1 और OR2 से मिलके बना है, तो ये क्या होगा हमारा, यानी कि ये हमारे दोनों यहाँ से क्या है, दो चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो वेक्टर है ये OR1 है, इसका वेक्टर OR2 है, और अगर हम इन दोनों के बीच का वेक्टर निकालने लगे R, तो ये R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 भी हो सकता है। तो यहाँ R1 माइनस R2 भी हम लिख सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। या उसके अलावा अगर इस तरफ से हम देख रहे हैं ऐसे, तो ये वेक्टर बनेगा हमारा R1 माइनस R2, और अगर इस तरफ देख रहे हैं तो R2 माइनस R1 ये बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 इंटू R1 माइनस R2। ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। मान लो कि एक हमारा चार्ज है Q1, इस Q1 चार्ज पर बहुत सारे चार्ज की वजह से हमारा फोर्स लग रहा है। ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, ये चार्ज Q5 है, और ये चार्ज Qn है। फोर्स लग रहा है और लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। इसका वेक्टर R12, R13, R14, R15, R1n। तो द टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम। अब अलजेब्रिक सम नहीं होगा, वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। द फोर्स exert on a charge by the multiple charges is equal to the vector sum of the electrostatic force by the individual charges। तो यानी कि जो टोटल फोर्स होगा F12, F13, 1 और 3 के बीच में लगने वाला फोर्स, F14, F15 एंड प्लस डॉट 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 F1n। अगर हम यहाँ F1 और F2 की बात करें, F12 की, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, ये हमारा वेक्टर बनेगा, इसकी पावर 3 इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, similarly R13, similarly R14, and the total force F is equal to 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मोड की पावर 3 इंटू R1 माइनस R2 प्लस Q1 Q3 R1 माइनस R2 अपॉन
R1 माइनस R2 मोड की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये अलजेब्रिक सम सॉरी वेक्टर सम के इक्वल होगा। जो भी हमारा टोटल फोर्स है यानी कि Q1 पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो किसके बराबर, इंडिविजुअल फोर्सेस, इसकी वजह से F12, इसकी वजह से F13, इसकी वजह से F14, F15 एंड F1n, इन सभी का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे और वेक्टर सम के इक्वल होगा हमारा जो इस पे लगने वाला फोर्स होगा। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है हमारा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ ट्राइंगल वाला, एक बार करके देखना आप लोग, ट्राइंगल वाला बन सकता है क्वेश्चन, या फिर उसके अलावा यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है आपका एक स्क्वायर वाला। यहाँ चार्जेस रखे होंगे A B C और D पर, और या तो A पर या B पर या C पर या D पर किसी पे, या फिर उसके अलावा इसके सेंटर में एक चार्ज रखेगा, उस पर यहाँ पूछ लेगा कि टोटल जो नेट फोर्स है वो कितना हमारा लग सकता है। उसके बाद यहाँ दो फोर्सेस हैं, क्योंकि सिमिलरली ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका फॉर्मूला कुछ कुछ अगर तुमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशन में यहाँ पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो बिल्कुल सिमिलर है। तो अब कंपैरिजन करेंगे इसकी, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशन फोर्स। तो कुछ सिमिलरिटीज होंगी और कुछ डिसिमिलरिटीज होंगी। सिमिलरिटीज क्या होंगी, पहला दोनों ही लोग क्या होंगे हमारे, बोथ, अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, FE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, FG इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दोनों ही फोर्स कैसे होंगे हमारे, कंजर्वेटिव, बोथ आर कंजर्वेटिव। डिसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज क्या होंगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो यहाँ K की मल्टीप्लाई होगी, या ये मान करके चलें जब भी हमारा कोई मीडियम चेंज करेंगे तो मीडियम चेंज करने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, वो अलग होगी कुछ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से। तो जो Fe है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, बट ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद दोनों ही हमारे ये पहली डिसिमिलरिटीज, दूसरी सिमिलरिटी क्या होगी कि ये हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है, और क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज हमारे दो टाइप के बनेंगे, ये केवल मास पे डिपेंड करेगा, तो दोनों ही हमारे क्या होंगे, जो Fe है ये क्या होगा हमारा, एट्रैक्शन यानी कि एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बट Fg ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ये इनमें डिसिमिलरिटीज होंगी।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कोई हमारा चार्ज है, कोई चार्ज है और इस चार्ज के चारों ओर एक स्पेस बनेगा, इस चार्ज के चारों ओर एक स्पेस बनेगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर लेकर के आए, जैसे ही इसमें कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा उस पर ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन या ये कह लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता हो, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एन अनदर चार्ज एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना कैसे? अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्योंकि अगर कोई भी चार्ज है उस चार्ज से हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी। एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, और हमेशा क्या होगी कि कुछ लाइंस निकलेंगी, इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? इमेजिनरी लाइंस, और उसके साथ साथ कर्व लाइंस भी होंगी। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? इमेजिनरी एंड कर्व लाइंस ऑन विच या अलोंग विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव। यानी कि कोई भी हमारा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, अगर हम टेस्ट चार्ज रखें, और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, एक अजम्पशन है और वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे रिपल करेगा और वो ऐसे 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 मूव करेगा। कहाँ करेगा? टुवर्ड्स टू नेगेटिव। यानी कि द इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फिर इनकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा? जो पहली प्रॉपर्टी है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। यानी कि हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, एंड होंगी तो नेगेटिव पे होंगी। दूसरी, ऑलवेज इमर्ज परपेंडिकुलर या नॉर्मल कह दो, इमर्ज नॉर्मली एंड टर्मिनेट या एंड, ये भी हमारी नॉर्मली ही टर्मिनेट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट एट लाइन ऑफ फोर्स। यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई हमारी ये कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और इसके पी पॉइंट पे हमें क्या देखनी है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि पी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक पॉइंट यहाँ क्यू ले लिया, इस क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर मान लो इंटरसेक्ट कर भी दिया कि एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, इसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉ करने से ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती कभी भी, तो इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। दूसरा, डू नॉट passes थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से पास नहीं होंगी, और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई हमारा होलो स्फीयर है, द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड अ होलो स्फीयर और होलो एनी वेसल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक से इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ते हैं पहले। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर हमारा सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इन्फिनिटी टू नेगेटिव चार्ज, इन्फिनिटी टू टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। और क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कहीं भी आगे जाकर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये क्या बोली जाएंगी, एक 6 इसकी प्रॉपर्टी और कि ये क्या होंगी हमारी ओपन कर्व होंगी ये। और यहाँ से ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पे हमेशा बाहर निकलेंगी और नेगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट होंगी ये। उसके अलावा अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इससे जो निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज हमारा बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, Q1 ग्रेटर देन Q2। नेक्स्ट कुछ ये पैटर्न से, और अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यूनिट चार्ज लेकर के आते हैं, तो यूनिट चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। द फोर्स at any point in an electric field on a unit charge is called electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला होगा वो होगा F अपॉन Q नोट, और Q नोट क्या है हमारा टेस्ट चार्ज, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
पॉइंट चार्ज, तो हम मान करके चलते हैं कि एक चार्ज है हमारा Q, इससे R डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट P मिलेगा और इस P पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज Q। यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं कि यहां रखा हुआ है एक हमारा टेस्ट चार्ज। तो अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स कितना हुआ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारा। लेकिन यहाँ चार्ज कितना है, Q और Q नोट, तो फोर्स बिटवीन O एंड P कितना होगा हमारा, के Q नोट अपॉन R स्क्वायर, Q नोट अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम E की डेफिनेशन देखें तो F अपॉन Q नोट, दैट मीन्स के Q नोट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नोट से Q नोट कैंसिल होगा और बनेगा हमारा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के Q अपॉन R स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, के Q R अपॉन R स्क्वायर या के Q वेक्टर R अपॉन वेक्टर R की पावर 3, ये बनेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, व्हेन टू चार्जेस, और दोनों चार्जेस कैसे होंगे हमारे, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों बहुत शॉर्ट डिस्टेंस 2a पर रखे होंगे। तो इसी पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन द टू चार्जेस of equal magnitude and opposite nature are placed at a short distance, the system is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद इसी डाइपोल का बनता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of an electric dipole is equal to the product of magnitude of any charge and the distance between the two charges। यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा किसी एक चार्ज और चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये होगा। रिप्रेजेंट करेंगे इसे P से और Q इंटू 2a, यूनिट बनेगी कूलाम मीटर, क्वांटिटी होगी वेक्टर, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो P की डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा डाइपोल मोमेंट की। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या निकालना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दो जगह पे हम कर सकते हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। अगर हम एक्सियल पे निकाल रहे हैं तो एक्सियल पोजीशन हमारी कौन सी होगी, हमने सबसे पहले मान लिया कि एक हमारा डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है 2a,
एक चार्ज हमारा माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, ये पॉइंट ए पे रखा है और ये पॉइंट बी पे रखा है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। और मान करके चलेंगे कि डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एट एक्सेल पोजीशन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है उसी को आगे बढ़ा दें, चाहे इधर बढ़ा दें चाहे इधर बढ़ा दें, तो वही बनेगी हमारी एक्सेल पोजीशन। इसी की एक्सेल पोजीशन पे एक पॉइंट पी है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो यहां हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज तो हमारे पास है क्यू, लेकिन इस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस कितनी होगी, मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस भी ए, तो ए हम घटा दें तो कितनी बचेगी, आर माइनस ए। सिमिलरली ये क्या बनेगी हमारी आर प्लस ए, मिड पॉइंट तक आर और उसके बाद ये ए, आर प्लस ए, यानी कि नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है आर प्लस ए, पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है आर माइनस ए। अब इनकी डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, जो बी पे रखा हुआ चार्ज है वो प्लस क्यू है, तो ई बी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड और ई ए की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, तो दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहली चीज ई बी निकाल लिया, तो ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है इसकी, बी टू पी। सिमिलरली ई ए पे रखा हुआ जो चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड बनेगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज पी टू ए। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी एंड द रिजल्टेंट E is equal to EA प्लस EB, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे लेंगे EB माइनस EA। EA माइनस EB भी ले सकते हैं, लेकिन EB माइनस EA लेंगे क्योंकि EB की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, EA का मैग्नीट्यूड कम रहेगा डिस्टेंस की वजह से। तो EB की वैल्यू के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू के क्यू हमने कॉमन लिया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और दोनों की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ई इज इक्वल टू के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर खोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2RA ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे अभी, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR ब्रैकेट क्लोज, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ई इज इक्वल टू बना हमारा के क्यू इंटू 4AR 2AR एंड प्लस 2AR 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के
2 हमने कॉमन ले लिया, q इंटू 2a बना लिया इंटू r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2a क्यों बनाया? क्योंकि q इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, देन E इज इक्वल टू k 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। होता क्या है कि जो ए डिस्टेंस है यानी कि डाइपोल जो होगा वो माइक्रोमीटर, मिलीमीटर या इस तरह की डिस्टेंस में होगा और आर उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी, तो इसी वजह से ए इज लेस देन आर एंड ए स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, तो छोड़ देंगे उस टर्म को। E इज इक्वल टू के 2pr और यहाँ r स्क्वायर बचेगा और इसकी पावर 2। E इज इक्वल टू के 2pr अपॉन r की पावर 4, कैंसिल हुई तो r की पावर 3 बचेगी और E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा के 2p अपॉन r की पावर 3। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो E इज इक्वल टू के की भी वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डॉट r अपॉन r मोड की पावर 4। ये बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। नेक्स्ट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ बनेगा? अगर एक डाइपोल है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज ये रखा हुआ है बी पे, ये रखा हुआ है ए पे, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, ये मिड पॉइंट है, पूरी डिस्टेंस इसकी 2a है, वही बिल्कुल सिमिलर के एक हमारा डाइपोल है जो माइनस क्यू प्लस चार्ज क्यू से मिलके बना और उसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। और इसके मिड पॉइंट के नॉर्मली एक इक्वेटोरियल पॉइंट है P और उसकी डिस्टेंस कितनी है R। R डिस्टेंस है, इस R डिस्टेंस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें डिस्टेंस चाहिए कहाँ से? P से A तक और P से B तक। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड और यहाँ इनवर्ड। तो सबसे पहली चीज ये डिस्टेंस कितनी A, ये भी डिस्टेंस कितनी A, और हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से ट्राइंगल में, यानी कि यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे AP और AP और BP दोनों क्या होंगी? पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओ तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इज इक्वल टू AP स्क्वायर, यानी कि AP इज इक्वल टू होगा हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम ये एंगल मान लेंगे थीटा और इन्हें करा देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब लेंगे तो एक टर्मिनल हमारा आएगा तो एक कंपोनेंट, ये एंगल भी कितना होगा हमारा? थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा EA cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा EB cos थीटा, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा EA sin थीटा, सिमिलरली इसका भी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? EB sin थीटा। अब यहाँ से EA और EB की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। EA इज इक्वल टू के चार्ज Q है, डिस्टेंस कितनी है AP, AP की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट में है और इसका होगा स्क्वायर। तो EA इज इक्वल टू के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और डायरेक्शन होगी इसकी A टू P। सिमिलरली EB भी इतना ही होगा के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन होगी P टू B।
अब क्या करेंगे, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होने की वजह से ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, और E इज इक्वल टू कितना होगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, बट ई ए एंड ई बी बोथ आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे यहाँ, E इज इक्वल टू 2EA, क्योंकि हम ई बी की जगह भी क्या लिख देंगे, ई ए कॉस थीटा, और ये भी ए कॉस थीटा, 2EA कॉस थीटा। अब इन ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, BOP या AOP, इन ट्राइंगल BOP कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें ई ए की भी और कॉस थीटा की भी, तो कितना बनेगा हमारा, E इज इक्वल टू K2, और ये Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इनटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी, A अपॉन कितना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट में, और अगर कोई रूट में है तो उसकी पावर कितनी होगी, हाफ, दैट मीन्स E इज इक्वल टू K Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, Q इंटू 2A वही फिर दोबारा से Q इंटू 2A मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इज इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। A स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल, अभी थोड़ी देर पहले भी करा था। E इज इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि R की पावर 2 इंटू 3/2 हम करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K P अपॉन R की पावर 3, यानी कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू E एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि दोनों आपस में क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट फिर कल दोबारा से शुरू करेंगे।